बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज ज़ाहिर है पिछले कई दिनों से ये बात कंफर्म हो चुकी है और हो चुकी थी कि ये हुकूमत अगस्त में घर चली जाएगी और अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद इंतखाबात से पहले जो निगरान सेटअप आएगा बस वही इंतखाबात करवाएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब किया और जो भी अचीवमेंट्स इस हुकूमत की वो समझते हैं कि हुई हैं वो उन्होंने गिनवाई भी और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगस्त में ये हुकूमत रुखसत हो जाएगी और निगरान हुकूमत जो है वो आ जाएगी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा था वो सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए मैं सुनवाना चाहती हूँ ताकि ये चीज़ें फिर रिकॉर्ड का हिस्सा रहें कि अगस्त में ये हुकूमत अपने घर जा रही है। ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। अप्रैल 2022 को जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वजीर आज़म सौंपी थी, अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक ख्वाहिश मट्टी में मिल चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब ये सूरत हाल तो सामने आ गई। 15 माह की जो भी कारकर्दगी थी वो शहबाज शरीफ साहब ने बताई। अवाम अब फैसला करेंगे जब भी इंतखाब होगा कि कौन सही कौन गलत, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सियासी मूव्स क्या थी नहीं थी और अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत 13 जमातों की सामने आई उसने किस तरह से काम किया। लेकिन इसके साथ साथ आज जो है वो 2 अहम जो केसेस हैं उनके ऊपर भी PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कल से भी शुरू थी जो कि तोशा खाना के हवाले से थे। आज इस्तिस्ना उनको दोबारा उस मामले के ऊपर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है और ये एक बहुत बड़ा केस है, ये छोटा केस नहीं है, ये बरतानिया की तारीख का भी जो तस्फिया या सेटलमेंट का सबसे बड़ा केस अब तक माना जाता है। इस केस के अंदर भी अब चेयरमैन PTI जो हैं उनके ख़िलाफ़ तहकीकात का बाकायदा आगाज़ आज नैब कोर्ट ने किया है और ख्वाजा हारिस इसमें पेश हुए। उसमें उन्होंने उनको बताया कि अब जो PTI जो है वो नहीं आ सकते, अदालत के रूबरू नहीं पेश हो सकते और उसके बाद जो है इसको 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी किया गया 17 तारीख तक इस केस को। होगा क्या, ज़ाहिर है कि स्पीड अप होंगी चीज़ें इंतखाबात से पहले, निगरान सेटअप आएगा, इंतखाबात वक्त पर होंगे कि नहीं होंगे, चेयरमैन PTI के जो केसेस हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, ख़ुद उनका मुस्तकबिल क्या है और इंतखाबी इस्लाहात जो काम हो रहा था उसके ऊपर भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 99% काम जो है मुकम्मल हो चुका है। ये भी रिफॉर्म्स की सूरत में पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। इसमें अलबत्ता जो सियासी जमात पे पाबंदी वाली शिक थी वो निकाल दी गई और अब जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात से मुतालिक यानी इंतखाबात से पहले, इंतखाबात वाले दिन और इंतखाबात के बाद यानी नताइज का जो ऐलान है उसके हवाले से चीज़ों को बेहतर किए जाने की इत्तलात है। तो अब ये सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ अहम मुकदमात जो है दोबारा लग गए। आर्मी एक्ट या जो मिलिट्री कोर्ट्स है उसका मामला भी वो ऑलरेडी उस पर बेंच तश्कील पा चुका था, अब तारीखें भी मुकर्रर हो गई हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, तो ये 2 बहुत ही अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। उस सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस साहब जो कि 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो ये अगले 1-1.5 महीने के दौरान बहुत कुछ होना है, क्या क्या कुछ होना है, क्या क्या कुछ हो सकता है, इस मामले के ऊपर बात करेंगे। जनाब फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा। उस वक्त पार्टी को इन्होंने छोड़ा जब ज़ाहिर है कि पार्टी बहुत मकबूल थी और पूरी तरह पावरफुल थी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब मज़हर अब्बास साहब हैं, मारूफ तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले फैसल साहब आपके पास ही आती हूँ। एक तो ये 190 मिलियन पाउंड और आप ख़ुद गवाहों में भी अब तो शामिल हैं, यानी आपकी गवाही अब तो ऑन द रिकॉर्ड भी आ चुकी है। तो क्या लगता है आपको, तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख होगी या इसका हतमी नतीजा कुछ निकल सकता है? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। देखिए आसमा साहिबा, इसमें तारीख तो हमारे मुल्क की तारीख भी ये रही कि तारीख पे तारीख चली है, लेकिन फिर तारीख ये भी बताती है कि वो तारीख के फैसले भी हो जाते हैं जो लोग तारीख में सोचते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से मुतवक्का है कि ये फैसले जल्द हो जाएंगे। आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने मज़ीद मुश्किलात
हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए और तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ तो अब रही नहीं है, उसमें जो 8, 10, 12 आदमी रह गए हैं वो उनकी फरमाइश भी है कि भाई आप इनको बंद करें तो हम साइड पकड़ें, तो क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ एक 190 मिलियन का केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे मजीद और केसेस भी हैं जिसमें गलतियां की गई हैं, गलतियां कराई गई हैं, गलतियां कर ली हैं अपने और परायों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और फिर और बहुत सारी चीज़ें बुरे वक्त में फिर हर चीज़ खुल जाती है। तो मुझे तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में ना तो चेयरमैन साहब का कोई रोल नज़र आ रहा है पीटीआई के, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई रोल नज़र आ रहा है। और ये प्लेट में रख के, ट्रे में रख के चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस नालायक निकम्मी नाअहल हुकूमत को दी है। तो अब जो मैच में तो ये सारी जो कोalition पार्टीज हैं इन्होंने वही कोalition की गवर्नमेंट वापस बना लेनी है। यानी 9 मई के बाद हालात तब्दील हुए हैं। देखिए 9 मई देखिए जब आप आसमा साहिबा इंसान का जानवर का फ़र्क ख़त्म कर दें, पोलराइज कर दें सोसाइटी को, और फिर आप उस हद तक गिर जाएं कि अपनी सियासत को बचाने के लिए आप शहदा और उनकी लाशों और उनके कफन का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, फिर उसकी माफ़ी नहीं होती। फिर एक अल्लाह का भी निज़ाम इन प्लेस हो जाता है। उसके ऊपर भी आपके ख्याल में मुकदमात ज़ाहिर दर्ज तो हो चुके हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी क्योंकि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बात है। देखिए आज़मा साहिबा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो सिपहसालार हैं चीफ साहब जो हैं वो 3 चीज़ों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत उनको जानते हैं, पाकिस्तान, अब शहदा और अपने इदारे के ऊपर। ये वो मजाक जो पहले चलता रहा वो मजाक नहीं होगा अब, और इस पर कोई माफ़ी भी नहीं है। अब वो ट्रायल कोर्ट में हो, एटीसी अदालतों में हो, ये सवाबदीद भी उन तक छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उनके शहदा, उनके इदारों के शहदा का मामला है। और कुछ शहदों के माँ बाप से मेरा भी इंटरेक्शन हुआ, तो जब आप उनकी दर्द और तकलीफ़ देखते हैं तो आप यही सोचते हैं कि हम हर कोई शर्मिंदा ही है उनके आगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें जो दी हैं फ़ौजियों ने, वो बॉर्डर्स पे हमारे इक़्तिदार, हमारी जमहूरियत और हमारे मुल्क के लिए दिए। हमारे में से कोई मरने को तैयार नहीं मुल्क के लिए, कहते सब है, तैयार कोई नहीं। बिल्कुल जाहिर है कि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है फ़ौज के लिए भी और सबके लिए, लेकिन एक 190 मिलियन पाउंड की कहानी भी अपनी जगह है, वो मैंने आपसे पूछी है। वो तो बड़ी क्लैरिटी हो, तो ओपन एंड शट केस है। अच्छा, उसमें एविडेंस की भी मतलब नज़र आ रहा है कि वो सेटलमेंट हुई है शहजाद अकबर साहब के ज़रिए से और बाकी तमाम चीज़ें। बहन इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना। आप एक आदमी को इतने अरबों रुपए का फ़ायदा आपने बाप को नहीं देते तो आपने सरकार में बैठ के कैसे दे दिया? और हमेशा पहले लिया जाता है फिर फेवर दिया जाता है। वो कारोबारी का तो तरीका पाकिस्तान में एक, वो 100 रुपये देकर अपने 1000 रुपये रिकवर करता है। तो मैं उनको तो बुरा नहीं ठहराता, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, गलत होगा नॉर्म्स के तहत, लेकिन पूरा पाकिस्तान ये काम करता है। लेकिन ये चीज़ अगर आप कहें कि ओपन एंड शट केस नहीं है और इसमें कोई मुगालता हो गया और काबीना इसके अंदर इंचार्ज, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बकवास है। ये एक प्री प्लान्ड करप्शन है। इस करप्शन में बेनिफिशरी इसके ताने बाने जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब उनके घर से मिलते हैं, वहाँ उस गंगा के अंदर इन सारे पॉन्स ने जो छोटे छोटे टाउट नुमा लोग हैं उन्होंने किए हैं, और उसमें एक ख़ास ने भी बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। तो उसमें कोई क्लैरिटी दो गुंजाइश थी, और मैं ये नैब में खास ने भी ताल्लुक उसका भी निकलेगा इसमें से। मैं तो फैज हमीद साहब का नाम दे के आया हूँ ना, बिल्कुल निकलेगा, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है ना। मतलब ये सब चीज़ें, इस घटिया आदमी को जिसने इंटरव्यू दिया है, जो हीरो बन के पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है, तो इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर जो है वो आप इससे पूछे ना कि भागा हुआ क्यों है? अगर इतना ईमानदार नेक आदमी है, सच्चा आदमी शहजाद अकबर साहब का, तो घटिया आदमी जब मैं कहता हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए। नहीं, मगर वो इस वक्त नहीं है ना प्रोग्राम में, तो वो अगर होते तो हम उनको भी, वैसे ये प्लेटफॉर्म उनके लिए भी है, वो हमें इंटरव्यू देंगे नहीं, ये एक अलग बात है, मगर ये कि अगर वो दें तो हम उनसे भी पूछें कि वो क्यों पाकिस्तान से बाहर है। पहले तो वो सबको कहते थे कि पाकिस्तान से क्यों बाहर, उनको टाइमली निकालने वाला कौन है वो भी आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो आप भी बताएं कुछ। मैं तो बता रहा हूँ खास ही है ना, और कौन है जिसका वो पंटर था, उसने उसको निकाला। अच्छा, अब मज़ा साहब, इससे फैसल वावडा साहब के पास तो ज़ाहिर है बहुत मालूमात हैं और ख़ास करके काबीना का हिस्सा थे, बहुत वक्त पे निकल भी गए काबीना से। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि अब इंतखाबात वगैरह और उससे पहले सबकी किस्मतों का फ़ैसला होना है, चेयरमैन पीटीआई की किस्मत का फ़ैसला भी होगा, ख़ास करके इस केस के ऊपर जो कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का है और तोशाखाना भी, आपको क्या लगता है? शुक्रिया आसमा। देखिए जाहिर है मैं और आप आउटसाइडर हैं, फैसल इनसाइडर रहा है, पीटीआई के अंदर रहे हैं, बहुत फोर फ्रंट पे रहे हैं, पीटीआई को डिफेंड करते रहे हैं,
पीटीआई चेयरमैन को डिफेंड करते रहे हैं, तो किस बुनियाद पर या और किस बिना पे वो बाहर आए, क्या वो अमामिल थे, वो ही बेहतर जानते हैं। हमने बहुत से केसेस के बारे में एक पीटीआई के ज़माने में पीटीआई से सुना और अब सुन रहे हैं पीटीआई के खिलाफ ओपन एंड शट केस, लेकिन उन ओपन एंड शट केसेस के फैसले नहीं होते हैं। जो केसेस ओपन एंड शट होते हैं वो ड्रैग हो जाते हैं, ड्रैग कर दिए जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं, एडजमेंट्स हो जाती हैं। मेरी नज़र में हर वो शख्स इनोसेंट है जो गिल्टी ना प्रूव हो, और यही बुनियादी तौर पे कानून का वो होता है, पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव अदरवाइज। तो अगर पीटीआई के चेयरमैन पे को सज़ा होती है किसी केस में, उनकी अपील रिजेक्ट होती है हाईएस्ट कोर्ट से, तो जाहिर है वो फिर गिल्टी हैं उस चीज़ के। मैं वो उस फैसले को माने न माने, लेकिन वो कन्विक्ट कहलाएंगे। ये जो सिचुएशन है, और अगर वो उससे निकल आए तो जाहिर है वो इनोसेंट होंगे, हमारे आप सबकी नज़र में इनोसेंट होंगे। पीटीआई एज एन फैसल जिस तरह कह रहे हैं कि पीटीआई को वो अगले इलेक्शन में नहीं देख रहे, लेकिन अगले इलेक्शन में माइनस चेयरमैन या माइनस पीटीआई, या चले माइनस चेयरमैन अगर हो गए और माइनस पीटीआई भी अगर हो गई, तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को क्या बाय एंड लार्ज लोग, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, मीडिया ऑब्जर्वर्स, वो उस चीज़ को उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं ना कि पार्टी छोड़ रही है, जब कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कैसे। अभी परवेज़ खटक साहब का आप देख रहे हैं, आधी पार्टी वैसे ही जा चुकी है, आधी गायब है, आधी अंडरग्राउंड है। तो शायद ये कहना चाह रहे हो, मैं उनसे दोबारा पूछ भी लूंगी कि इससे मुराद क्या है। देखिए, असला मसला ये है कि ये तो उस सूरत में होगा ना जब पीटीआई के सपोर्टर्स को, पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको पीटीआई चेयरमैन टिकट्स देते हैं, वो कैंडिडेट्स बनते हैं या उन्हें कैंडिडेट्स नहीं बनने दिया जाता। ये वो सारी चीजें हैं ना। अगर वो कैंडिडेट्स बनते हैं चाहे अननोन लोग हों, ठीक बात है, कैंडिडेट्स बनते तो हैं, ये फैसल साहब तो अंदर की खबर जानते हैं ना, उनकी अपनी पार्टी रही है। हाँ बिल्कुल सही है, तो उनसे पूछ लेते हैं। ये जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मतलब आप अगर उनको आउट कर देंगे तो फिर कैसे क्रेडिबल इलेक्शन होगा। देखिए, मज़हर साहब हमारे उस्तादों में से भी हैं, हमारे बड़े भी हैं। मज़हर साहब बहुत आइडियलिस्टिक आदमी है, रियलिस्टिक आदमी नहीं है। पाकिस्तान की रियलिस्टिक और रियलिटी ये है कि आप बहुत सारे ऑब्जर्वर्स 2018 में भी थे, बहुत सारे फॉरेन ऑब्जर्वर्स 2012 में भी थे, 2009 में भी थे। इस मुल्क में ऑब्जर्वर्स, ओपिनियन होल्डर्स, इन सब की कोई मायने नहीं होती। इस मुल्क में जब हवा एक तरफ चलती है तो उसके सारे केसेस ख़त्म करके उसको तख्त पे बिठा दिया जाता है, हवा दूसरी तरफ चलती है तो उसको तख्त से उतार दिया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट पिछले 65-70 साल से चल रहा है। प्रॉब्लम सारी ये है कि हम अभी तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान का हो क्या रहा है। मुखलसी तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर है ही नहीं, सिरे से नहीं। किसी की पूछ उठाएंगे, वो एस्टैब्लिशमेंट से निकलता है, फिर उसी की जड़ें काटता है, फिर पैसा बनाता है, फिर उन्हीं को तड़ी लगाता है, फिर वो बाहर चला जाता है, दूसरा अच्छा हो जाता है, फिर दूसरा भी यही काम करता है। ये एक लट्टू की तरह रोलिंग स्टोन है, ये पूरी कहानी चलती जा रही। प्रॉब्लम ये कि जो पीडीएम के अंदर जो नफरत है, जो बुग्ज है, वो सब कुछ एक्शंस और जबान से उनका काम पूरा कर दिया और बहुत आगे जाके कर दिया। और उनके मशवरे देने वाले, उनके दाएं बाएं खास कीड़े, सांप, मौकेल, जिन, उन्होंने उनको इतनी एडवाइजेस दे दी कि वो इंसान से भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे चले गए। तो जब आप इंसान से ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो अल्लाह का निज़ाम, डिवाइन पोजीशन आ जाती है। फिर मैं हमेशा कहता था, जब मैं निकाला गया 10-11 महीने, मेरी पार्टी भी बहुत तगड़ी थी, चेयरमैन साहब भी बहुत तगड़े थे, मैं एक लफ्ज़ कहता था, ये वक्त बताएगा कौन अर्श से फर्श पे आएगा और कौन फर्श से अर्श पे जाएगा, इसका अल्लाह। यानी आपके मौक्कल ज्यादा मजबूत थे जो आपको पता था। देखिए बहन, मैं तो यही कहूँगी। देखिए बहन, मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ चीज़ें ना आंख से नजर आ रही होती, कान से सुन रहे होते, दिमाग से सोच रहे होते। सही बात। जो इस शख्सियत से एक्सपेक्ट किया गया था वो कभी, ये नामुमकिन है। ये 3-4 साल पुराने चेयरमैन साहब और जो 20 साल पुराने चेयरमैन साहब, ये दो आदमी अलग अलग नजर आते हैं। ठीक है, और मैं आपको, और इसकी वजूहात देखिए बहन, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, मैं किसी के लिए कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि आप किसी के पास भी जाकर, किसी के ऊपर भी जाके ना, आप फातिहा ज़रूर पढ़ सकते हैं, सिजदा आपसे अल्लाह के आगे करते हैं। जब वहाँ कहीं गड़बड़ हो जाए ना,
तो फिर रिवर्सल बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये मकाफात अमल वाली बात जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, मजहब पॉलिटिकल हमारी वाकई ये बात तो दुरुस्त है, 75 सालों से मकाफात अमल ही हो रहा है, लेकिन पार्टी खुद भी देखे ना, थोड़ा सा प्रेशर भी पार्टी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ जिस तरह से बनाई गई थी शायद उससे ज़्यादा जल्दी जो है वो टूट भी रही है या टूट चुकी है। तो कैंडिडेट कैसे आएंगे, कैसे दबाव आपके ख्याल में वाकई उतना ही दबाव है जितना पीएमएलएन के ऊपर था या पीपल्स पार्टी पे था पिछले इलेक्शंस में, पीएमएलएन पे ख़ास तौर पे, या कम दबाव है इस वक्त? देखिए आसमा, रियलिस्टिक चीज़ों को अब आइडियलिस्टिक कहा जा रहा है। हम तो 2018 में भी यही कहते थे कि ये उस वक्त जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो मैनेज्ड है। हाँ, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये इलेक्शन मैनेज्ड है। उस वक्त इस बात की तरदीद की जाती थी, इस बात को डिनाई किया जाता था, उस बात को रिजेक्ट किया जाता था। हाँ। फिर वही लोग जिनकी मदद से 2018 की गवर्नमेंट बनाई गई, उन्हीं की मदद से 2022 में उसी गवर्नमेंट को गिरा दिया गया। उस वक्त भी हमने यही कहा कि जिन लोगों की मदद से गवर्नमेंट बनाई गई थी, उन्हीं लोगों की मदद से गवर्नमेंट हटा दी गई। उस वक्त भी 2018 में भी हमने ये कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है वो 2018 में साफ जाहिर हो रहा था कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट को नहीं आने देना। और फिर इसी तरह जब 2022 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, नजर आ रहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट को खत्म किया जा रहा है। और आज भी जब हम ये बात कह रहे हैं कि पीटीआई को कॉर्नर्ड किया जा रहा है, पीटीआई को जो है इस इलेक्शन रेस से बाहर किया जा रहा है। मसलन देखिए ना, 9 मई के जो वाकयात है सर, वो उसमें कैसे कॉर्नर्ड हो गई पार्टी? मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो उसमें क्या तहरीक इंसाफ के कारकुन, रहनुमा, फुटेजेस हैं, सब कुछ हैं, बयानात हैं, तो उनको फिर कैसे कॉर्नर्ड किया गया? वो चीज़ें है ना, देखिए एक चीज़ ये कि 9 मई के वाक़े में जितने लोग मुलव्विस, अगर पीटीआई के चेयरमैन मास्टरमाइंड हैं, पीटीआई के लीडर मुलव्विस हैं, उन सबको सजाएं होनी चाहिए जो भी 9 मई के वाक़े में। लेकिन क्या उसकी बुनियाद पर आप पार्टी को बैन करेंगे? अगर पार्टी को बैन भी करना है तो उसका तरीक़ेकार तो वही है, अडॉप्ट करें तरीक़ेकार, रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में और पार्टी को बैन कर दें। यही एक पार्टी अगर बैन भी ना हो, उनके लीडर्स को सजा भी ना हो और उसको इलेक्शन, ये वैलिड क्वेश्चन है वैसे मज़हर साहब का, फैसल भाई, ये वाला वैलिड क्वेश्चन है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बात होती है, वो खुद भी हर हफ्ते कहते हैं कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, ना वो अरेस्ट हुए हैं, ना उनकी पार्टी के खिलाफ को उस तरह के एक्शंस हुए हैं जो पहले होते रहे हैं। देखिए आसमा, सबसे पहले आपको चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि जिन्होंने ये काम, भयानक काम, घटिया काम 9 मई का किया है, उन सब ने अपने फ़ोन समेत अपनी स्टेटमेंट्स दिखवा दी हैं जाकर कि जी हमें तो चेयरमैन साहब का ऑर्डर था। और मैं आपसे कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप, ये कितने लोग हैं जो खास थे ना, जो जिन पे खान साहब बहुत भरोसा करते थे, जो जूम मीटिंग में भी थे। हाँ, वो सब जो हैं, उन्होंने जाकर ये बता दिया कि जी ये रहा हमारा फ़ोन। कुछ उन्हें आवाज़ मीटिंग्स को भी टैप किया, और ये मेरे होते हुए भी खान साहब कहते थे कि यहाँ की बातें टैप हो रही हैं और अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए उन्होंने 4 की कमेटी बनाई थी। तो उन्होंने जाके बता दिया था ये वो मैसेज है और ये उस मीटिंग का शजरा है, ठीक है। तो अब तो बंद गली में फंस गए। मैंने आपसे पहले कहा था कि अल्लाह ताला मुआवजा कर सकता है, इस बंद गली का ताले की चाबी कुएं में जा चुकी है। यानी वो सारी मंसूबाबंदी जो 9 मई की थी वो इस वक्त रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स की सूरत में मौजूद उनके खाते में है। डाल दी गई हैं, ठीक है। अब वो मुलव्विस 100% थे, 90% थे, 91% थे, लेकिन अभी वो 200% हैं इन लोगों की बदौलत भी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, ना पार्टी बैन होने जा रही है। जहाँ तक आप, अगर एक आदमी को आप कूपन्स लेके खड़ी हैं कि फ्री कॉफ़ी पी लो जाके, और कोई कूपन लेने वाला ही नहीं खड़ा, तो पार्टी कैसे आएगी? तो लेने वाला ही नहीं खड़ा होगा। अब उसकी वजूहात एक अननोन फेयर भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है, या वो सोचते हैं कि भाई चेयरमैन ही अब फारिग हो गया तो हमारा क्या रहेगा, ठीक है। पार्टी तो चेयरमैन की है, चेयरमैन ही पार्टी है, ठीक है। कोई हम में समेत कोई लीडर वीडर नहीं है इधर, जो समझते हैं वो गलत है, ठीक है। शाह महमूद साहब कोई किसी की कोई औकात नहीं है इस पार्टी में समेत मेरे। हम उस झंडे के नीचे, अल्लाह ने उसको हमारा वसीला बनाया था कि हमें वोट मिले, हमारी अपने घर के वोट भी हमें ना मिले। तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो अपनी औकात भूल गए हैं उनको भी याद दिलाने की जरूरत है। नंबर 2 ये कि जब पार्टी का टिकट होल्डर ही कोई नहीं होगा तो पार्टी कैसे आएगी मैदान में?
अब इसका बेनिफिट किसको होगा? जो ये लगड़ी लूली पीडीएम की पार्टी है, उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अनफॉर्चुनेटली नून लीग है, वो बेनिफिशियरी होगी। आज़ाद उम्मीदवार का ज़्यादा रोल होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान का भी रोल होगा। ये पुर्जा लगेगा तो ये गाड़ी चलेगी, ये पुर्जा जहाँ ढीला होगा गाड़ियाँ रुक जाएंगी। तो अब तो 35 साल, अगले 25-30 साल तक कोई सिंपल मेजॉरिटी से नहीं आ रहा, नंबर एक। पार्लियामेंट। और जहाँ तक बदर साहब की बात है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, हर चीज़ जो है वो सिस्टमैटिकली कंट्रोल्ड ही होती है। मदर साहब भी जितनी बात करें, हम 30 सेकंड के डिले पे हमारी आवाज़ आगे जा रही है, ये भी एक तरीके से आपका कंट्रोल ही है ना। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हर चीज़ कंट्रोल ही चलती है। जो कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, या उस घोड़े को पागल करा दे के गोली मार दी जाती है, या रिंग में वापस भेज दिया जाता है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो सच है बात, मगर बात है रुसवाई की। मज़र साहब, मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं ख्याल है एक खाका बेहतरीन अंदाज में वावड़ा साहब ने पेश कर दिया है। ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी ख़बर है कि जो लोग इस मंसूबा बंदी में शरीक थे, उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट्री सबूत प्रोवाइड कर दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो अब 9 मई के वाक़े के बाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, हो सकता है कि इसके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो हो, लेकिन क्या निगरान सेटअप में होगी और क्या इंतखाबात बर वक्त होंगे, अपने वक्त पर होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मज़र अब्बास साहब हमारे साथ हैं और फैसल वावड़ा साहब हैं। मतलब अब जाहिर है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, इसमें एक केयर टेकर सेटअप प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया, जा रहे हैं, घर जा रही है गवर्नमेंट, केयर टेकर सेटअप बनेगा। क्या आपको लगता है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हो या इन सारे केसेस का मामला ये निगरान दौर में ही होगा, तो इंतखाबात कैसे होंगे फिर? इंतखाबात तो होने हैं। देखिए, अगर 73 का आइन मौजूद है तो इंतखाबात होने हैं। अगर आइन मौजूद नहीं है और हमने ये तय कर लिया है कि 73 के आइन की गोल्डन जुबली पर उस आइन को बाइज्जत तरीके से, पुरवकार तरीके से दफन कर देंगे तो अलग बात है। फिर तो आप जो भी चाहें, 6 महीने में इलेक्शन कराएं, साल में इलेक्शन कराएं, वो हार्डली मैटर। लेकिन अगर आइन मौजूद है, आइन के तहत तो अगस्त में असेंबली डिज़ोल्व हो जाएंगी, और अगर 12 अगस्त से पहले असेंबलियां डिज़ोल्व होती हैं तो शायद 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। अगर 12 अगस्त को एग्जैक्टली डिज़ोल्व होती हैं तो 60 रोज़ में इलेक्शन होंगे। इतना मार्जिन तो है, इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं है और न बनता है। और जो गिरफ्तारी के इम्कानात हैं चेयरमैन पीटीआई के, वो आपको लगता है कि ये हुकूमत तो नहीं करेगी? नहीं, कल जो रात पीटीआई के चेयरमैन ने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं 164 के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी जो है वो हमने पीटीआई के चेयरमैन के कहने पर ये सब कुछ किया। और उसमें ये भी बात की जा रही है उनके बकौल कि जी वो कोई वहाँ कुछ सीक्रेट फाइल्स थी, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थी, उनको भी डिस्ट्रॉय करने की हिदायत दी जा रही है। इस तरह की बातें उन्होंने खुद की हैं। दूसरी बात उन्होंने की है कि मैं जेल जाऊं या जो भी हूं, एक बात ये कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, दूसरी बात ये कि इलेक्शन अगर मैं लड़ा तो इलेक्शन जहाँ से भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, ठीक। तो अब फैसल साहब, जो एक तो प्रीएम्प्टिव स्टेटमेंट अभी जो आपने कहा है, वो स्टेटमेंट रात को उन्होंने दी कि उनके खिलाफ जो है वो एविडेंसेस इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन जाहिर है कि एविडेंस ऐसे नहीं होगी, वो तो जूम लिंक है, तो रिकॉर्डिंग्स भी आप कह रहे हैं। कानून शहादत उस पर क्या कहता है? आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात हैं, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी जा सकता है मामला? देखिए बहन, मसला ये है कि ये सवाबदीद हमें छोड़ देनी चाहिए फ़ौज के ऊपर, क्योंकि शोहदा का मामला है। अगर आप राय पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि ATC अदालतों में केस चले, लेकिन क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो एक इदारे का हुआ है, उसके शोहदा का हुआ है, और उस शोहदा को अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो फिर इस मुल्क के अंदर कोई अपनी जान कुर्बान करने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुल्क की सालमियत का भी मसला है, और इसमें किसी ने अगर 19-20 करके माफ़ी की भी तो वो खुद भी मुल्क का गद्दार होगा। और उस दिन क्या कोई कू भी प्लान था? देखिए बहन, अगर आप पूरी चीज़ों को रिवाइव करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी फिंगर टिप्स। पहले आया जी एक झूठा साइफर, फिर वो साइफर लहरा दिया, फिर साइफर पे कौम खड़ी हो गई, फिर कहा साइफर नहीं था, अमेरिकन साजिश नहीं थी, फिर कहा ये बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिरा दी,
फिर बाजवा साहब बुरे थे तो फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप 6 महीने की एक्सटेंशन दे दें। फिर उसी बुरे आदमी को आपने कहा कि आप 6 महीने की एक्सटेंशन लें और आपके होते हुए इलेक्शन करा लेते हैं। तो भाई एक आदमी बुरा है तो वो बुरा है, या वो अच्छा है तो फिर अच्छा है। तो ये क्या था, एक्सटेंशन अगर मिल जाती बाजवा साहब को तो उसमें होता क्या कि जो मौजूदा चीफ है वो रिटायर हो जाते। ठीक है, गेम सारी ये थी, गेम सारी मुल्क के लिए नहीं थी, पाकिस्तान के लिए नहीं थी, सपोर्टर के लिए नहीं थी, वोटर के लिए नहीं थी। सारी जंग, सारे जो एहतजाज, मार्च, लॉन्ग मार्च, ये सब थी चीफ को रोकने के लिए और एक को चीफ बनाने के लिए जो बेनिफिशरी था, जो जिनबी था, जो बेनिफिशरी भी था, जो आगे हुकूमत चलाने भी देता, जिसने हुकूमत चलवाई भी, जिसने करप्शन करवाई भी, जो करप्शन का हिस्सा भी था, जिसने सबूत मिटाए भी, सबूत ला के भी दे दिए। तो ये तो पाकिस्तान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। हम जब आए थे, नए नए बच्चे थे हम इस पार्टी के अंदर, मैंने उनसे कहा सर आपको तो अल्लाह ताला ने इस हालात में भी आपको अरूज दे दिया, आप सीधा सीधा वोट लें, अपनी कुर्सी पे आके बैठें, हर आदमी आपकी, अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा, चीफ जस्टिस कौन होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, डीजीआईएसआई कौन होगा, हमारा उससे क्या ताल्लुक है। हम वोट लेके आ गए, हमने पॉलिसी लाइन दे दी, सबने पॉलिसी लाइन। लेकिन 2035 तक का तो मंसूबा था ना। देखिए वो तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे थे, जो उनको लारा लप्पा दिया गया था कि वो उनको बादशाह बना दिया जाएगा और वन मैन शो होगा, और होना उसका भी उलट था। जिसको वो ला रहे थे उसने एक्चुअली सद्दाम वाला काम करना था। एक्चुअली वो इनको 35 साल के नहीं ला रहे थे, वो 20 साल के लिए अपने लिए आ रहे थे। ये तो अल्लाह की कुदरत थी, हमारे जैसे लोग थे उन्होंने बीच पे पहले ही पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। ठीक है, और अरशद शरीफ की जो शहादत है, देखिए आप सब लोग बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और मज़हर साहब जैसे लोगों को तो आर्ट है उनके पास। अरशद शरीफ के केस की जब लड़ियाँ आप जोड़ेंगे तो आपको पूरी कहानी खुल जाएगी। और ये एन जो है वो इस अपॉइंटमेंट से पहले, देखिए अरशद शरीफ की शहादत, कत्ल होता है, उसको दफनाने का टाइम और उसके बेनिफिट्स, उसमें मैं आज भी आपको अल्लाह ताला की रहमत से कहता हूँ, फेथ से कहता हूँ, कन्विक्शन से कहता हूँ कि ना आम बचेगा, ना ख़ास बचेगा, ना पॉपुलर बचेगा। जो छुपे हुए हैं, जो लैपटॉप लेके बैठे हैं वो भी नहीं बचेंगे, जो रूपोश हो गए वो भी नहीं बचेंगे, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं वो भी नहीं बचेंगे। यानी इस पे भी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। देखिए ये शहीद का खून है, वो एक मासूम ईमानदार आदमी को मरवाया गया अपने बेनिफिट्स के लिए, उसका तो खून रहेगा नहीं जाएगा। और इसकी जब लड़ी खुलेगी तो पूरी कौम की आंखें खुल जाएंगी। उसमें खास और जितने भी हैं खास, सबको आम, इन्वेस्टिगेशन, पॉपुलर, फेवरेट, प्यारे, फैसिलिटेटर, गुमशुदा, छुपे हुए, लैपटॉप छुपाने वाले, मुल्क से बाहर मफरूर, सब लड़ियाँ मिल जाएंगी आपको और उससे आपको पूरा किस्सा खुल जाएगा। ये ऐसे अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं पहले दिन से कहता था कौन फर्श से अर्श पे जाएगा और अर्श से फर्श पे आएगा। मज़हब, ये तो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये सब अगर पिछला 1-1.5 साल देखें तो साजिश पे साजिश और ये सारी कड़ियाँ जो है ये मिलाई जा सकती हैं। मगर अब आगे क्या होना है, ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल वावड़ा साहब और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। वावड़ा साहब, इलेक्शंस जो हैं वो कहा जा रहा है कि नवंबर में हो जाने चाहिए, आपको लगता है कि टाइम पे होंगे इलेक्शंस? देखिए बहन, पीआई की फ़्लाइट आज तक टाइम पे चली नहीं है, तो अगर उसकी इलेक्शन की तारीख अगर सपोजिटली 2 तारीख होगी, ये मिसाल है 2 नवंबर होगी और 10 बजे होगी, तो वो शायद 10 नवंबर हो जाए और 6 बजे हो जाए। तो पीआई की फ़्लाइट से हर चीज़ को पाकिस्तान से आप रिलेट कर लिया करें। जैसे पीआई की फ़्लाइट वक्त पे उड़ना शुरू हो जाए, समझ जाना बहुत सारी चीज़ें टाइम पे होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब आपने मशरूत कर दिया उसको उसके साथ। हाँ, बस पीआई अभी मज़हब ने मगर आइन की बात की कि आइन के अंदर तो रिक्वायरमेंट है 90 दिन की। मैंने कहा ना, मज़हर साहब आइडियलिस्टिक आदमी है हमारे उस्ताद हैं, हम इनके आगे कुछ बोल ही नहीं सकते। ख्वाहिश को खबर नहीं बननी चाहिए। ये बड़ी स्ट्रेट बात की है वैसे बस अब फैसल साहब ने। तो अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा? नहीं, इलेक्शन होंगे। अच्छा, होंगे। हाँ। मगर 5-6 महीने आगे जा सकते हैं, 5-6 घंटे भी हो सकते हैं। अच्छा, मैंने से भी ये कहा, मेरे लफ्ज़ को यहीं तक रखें ब्रैकेट में, कि पीआई की फ़्लाइट टाइम पे नहीं चलती तो फिर कुछ भी इस मुल्क में टाइम पे कोई चीज़ नहीं होती। और केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? इकोनॉमिस्ट होगा या कोई? बहुत, ये आखिरी 35 घंटे में फैसले होते हैं। अच्छा, ये इससे पहले नहीं? उससे नहीं पहले होते। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि अगर कोई मुआशी माहिर होंगे
तो फिर तो शायद लंबा चल जाए। देखिए, हमने इस मुल्क के अंदर जेल से प्रेसिडेंसी पे लोगों को जाते देखा है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतर के फांसी के फंदे पे टंगते देखा है। तो मेयार तो हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ का नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और बाहर से ब्रीफकेस पकड़ के आके हाँ, भी प्राइम मिनिस्टर कुछ बनते आ भी देखा गए है। हैं। हाँ, कुछ आ भी गए और उनके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। मसाब अब देखें, बहुत सी चीज़ों पे पर जलते हैं ना, हमारे आपके हम खबर नहीं दे सकते। फैसल साहब तो लिवरेज ले लेते हैं, कुछ आ गए हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। इन्होंने आगे नहीं बात की कि फ्लाइट मंसूख भी होती है। हाँ, वेदर खराब हो जाता है। लेकिन PIA में तो सर मैं एक दफा ट्रैवल कर रहा था, डिले इसलिए हो कि वो खाना नहीं आया था। मगर जी, मेरा तो सीधी सी बात है, मैं ये आइडियलिस्टिक बात नहीं है। अगर आप किसी आइन के मुताबिक आप नहीं चलेंगे और मैं कहूँगा कि आप फिर गैर आइनी हुकूमत हैं, ये आइडियलिस्टिक नहीं होगी बात, ये बहुत रियलिस्टिक होगी। वो अगर आप एक फेक गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं, एक फेक सिस्टम को चलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आइडियलिस्टिक बात लगेगी। जो रियलिस्टिक होनी चाहिए वो आइडियलिस्टिक लगती है बात। जहाँ फेक सोसाइटी हो, फेक सिस्टम हो, उसमें तो फिर हमें ये दावा नहीं करना चाहिए ना कि इस मुल्क में एक आइन मौजूद है। सही, बिल्कुल। अच्छा, फिर ये कहें खुलकर के इस मुल्क में आइन मौजूद नहीं है। अच्छा, इलेक्शन से पहले PTI, ठीक बात है, PTI चेयरमैन के तमाम फैसले हो सकते हैं, मुमकिन है कि हो जाए, 100% होने हैं, उसके बाद इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल अंडरस्टूड है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावडा साहब से। अभी बहुत सी बातें रह गई हैं, अरशद शरीफ का कत्ल हो या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, बहुत अहम केसेस हैं सारे के सारे। उन्होंने आज कहा है कि इन सारे मामलात के ऊपर जो है वो तहकीकात होंगी और हतमी नताइज भी मिलेंगे। इलेक्शन से पहले और क्या क्या कुछ होगा, क्या क्या कुछ हो सकता है, एक हल्की सी जिसे कि निशानदही वो ज़रूर हुई है फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू के बाद, लेकिन क्या होगा ये खुदा ही जानता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।